Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the topic workforce diversity, cross culture organizational behavior, organization culture and climate. So let's start. एज हम यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड पे फोकस कर रहे हैं, उसी को कवर कर रहे हैं. अब यूनिट 1 हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, हम सारा सिलेबस पूरा करेंगे. सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में, बिकॉज आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. कल्चर क्या है? बाय कल्चर वी मीन दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, लॉ, कस्टम्स इन अ सोसाइटी. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ना देखें तो नॉर्मली हमारा कल्चर क्या होता है, इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो क्या होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि एक सोसाइटी के अंदर क्या कस्टम्स, क्या रूल्स, क्या लॉज, क्या नॉलेज फॉलो की जाती है, वो हमारा कल्चर होता है. कि हमारे में ऐसा होता है, वेस्टर्न कल्चर में वैसा होता है. तो हम क्या बता रहे हैं कि हमारे में कैसा होता है, इसका मतलब हमारे में क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या लॉज हैं, वो हमारे क्या हो गए, कल्चर हो गए. सिमिलरली जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या बिलीव्स हैं, कैसे वो वर्क करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड एज फिलोसफी एंड आइडियोलॉजीज दैट डिफाइन द assumptions, वैल्यूज़, लॉज, बिलीफ फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन एन, कि जब भी हमारे एक प्लेस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या लॉज, क्या वैल्यूज़, क्या बिलीफ, क्या एथिक्स, क्या नॉर्म्स फॉलो करेगी, यानी कि अपने पूरे कंडक्ट को वो डिटरमाइन करेगी कि हम इस तरीके से काम करेंगे, वो उनका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कल्चर. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी चीज़ें उनके कल्चर को डिटरमाइन करती है. डायरेक्शन, इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट, सपोर्ट. इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा कि जो भी काम होंगे वो डायरेक्शन के बाद ही होंगे, या फिर हम थोड़ी फ्रीडम भी प्रोवाइड करेंगे. वो हमारे कल्चर को ही तो डिटरमाइन करेगा कि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रखेंगे या फिर फ्रीडम रखेंगे. इंटीग्रेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारी जुड़ी हुई होगी या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे. मैनेजमेंट कितना सपोर्ट करेगी, कितना कंट्रोल हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रखेंगे, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ की एक एक टास्क को हम कंट्रोल करेंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एम्प्लॉयज़ खुद भी कंट्रोल कर लेंगे. रिवॉर्ड देते हैं, नहीं देते, कितने किन कैसे कैसे रिवॉर्ड देते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड होते हैं या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड होते हैं. ये जो सारे पैटर्न हैं, कम्युनिकेशन कैसे अलाउड है, यानी कि क्या सिर्फ मैनेजर्स यही है कि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी कि ऊपर वाले बॉस वगैरह बता रहे हैं हमें कि क्या करना है और हमें वो करना पड़ेगा, या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है कि हम भी फीडबैक दे सकते हैं, हम भी सजेशन दे सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे होता है, वो किन वैल्यूज़ को, किन बिलीव्स को फॉलो करते हैं, वही क्या डिफाइन करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें फॉलो की जाएंगी, उनके क्या वैल्यूज़ होंगे, क्या बिलीव्स होंगे, क्या नॉर्म्स होंगी, क्या लॉज वो फॉलो करेंगे. दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. नाउ लेवल ऑफ कल्चर. अगर हम कल्चर की बात करें तो वो कितने लेवल पे होता है. सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो है नेशनल कल्चर. नेशनल कल्चर को हम डोमिनेंट कल्चर भी बोलते हैं, यानी कि एक पूरे नेशन वाइड का कल्चर जिसके अंदर लार्ज पॉपुलेशन जो उसे फॉलो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, तो उसे पूरा नेशन फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन कल्चर क्या है, हॉस्पिटैलिटी का. हमारी वर्ल्ड में हमें हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है. नेशनल कल्चर कौन सा कल्चर होता है जिसे कंप्लीट ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन फॉलो करती है, एक पूरा नेशन फॉलो करता है. नेशन वाइड जो कल्चर होता है उसे हम बोलते हैं नेशनल कल्चर. बिजनेस कल्चर किसके अंदर आ जाता है, यानी कि अब लेवल है तो इसका मतलब नेशनल कल्चर क्या हुआ, सबसे बड़ा कल्चर. अब उसके अंदर जो कल्चर आएगा वो हमारा क्या हुआ, बिजनेस कल्चर. अब बिजनेस कल्चर क्या होता है, उस नेशन के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेस हैं, वो जिन कल्चर को फॉलो करते हैं वो हमारा क्या होता है, बिजनेस कल्चर. फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री का कल्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कल्चर. ये क्या है, बिजनेसेस के अंदर क्या कल्चर फॉलो होता है, इस बिजनेस के अंदर, फूड बिजनेस के अंदर क्या कल्चर फॉलो होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह किस चीज़ से रिलेटेड क्या कल्चर फॉलो होता है, वो हमारा होता है बिजनेस कल्चर. अब बिजनेस कल्चर के अंदर भी जो कल्चर होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, यानी कि जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हमने बोला फूड इंडस्ट्रीज के अंदर. अब फूड इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल हम लेके चले कैडबरी है, तो कैडबरी क्या कल्चर फॉलो करती है, वो उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. यानी कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है. सबसे पहले तो पूरे नेशन को जो कवर करता है, उसके अंदर नेशन के अंदर जो बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस को कवर करता है कि ये सब बिजनेस क्या फॉलो करते हैं. उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक बिजनेस के अंदर जो सिंपल एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन दोनों का कल्चर अलग हो सकता है, दोनों के सेट ऑफ बिलीव्स वैल्यूज अलग हो सकते हैं, आप अलग रूल्स बना सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अलग बना सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉलो होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैल्यूज एटीट्यूड फॉलो किए जाते हैं, वो हमारे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एंड ऑक्यूपेशन कल्चर यानी कि जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर होता है, जैसे डॉक्टर का कल्चर जो सब डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, अकाउंटेंट का कल्चर, लॉयर का कल्चर, या फिर टीचर का कल्चर, जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगा, वो हमारा क्या होता है, ऑक्यूपेशनल कल्चर। तो सबसे पहले नेशनल कल्चर जिसे सब फॉलो करते हैं पूरे नेशन वाइड। देन बिजनेस कल्चर जिसे एक पर्टिकुलर बिजनेस में फॉलो किया जाता है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन जिस कल्चर को फॉलो करती है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और जो एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगा ऑक्यूपेशनल कल्चर। नाउ टाइप्स ऑफ कल्चर, कल्चर कितने तरीके के होते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कल्चर क्या है और उसके लेवल क्या है। अब कितने टाइप के कल्चर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑथोरिटेरियन कल्चर एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर। नेम ही सजेस्ट कर रहा है बिकॉज हमने कल जो वीडियो डिस्कस की थी, आई थिंक उसमें हमने लीडरशिप को डिस्कस किया था, एंड लीडरशिप में ये वर्ड्स बहुत बार आए थे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटेरियन कल्चर फॉलो होगा उसका मतलब क्या है कि सारी पावर, सारी अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन के पास ही रहेंगी, सिर्फ लीडर के पास कंसंट्रेटेड रहेंगी। उसका काम होगा ऑर्डर देना और बाकी सबका काम होगा फॉलो करना, बाकी सबका काम होगा डिसिप्लिन बनाए रखना। वो हमारा होता है ऑथोरिटेरियन कल्चर। पार्टिसिपेटिव कल्चर क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले रहा है, और अगर वो ले भी रहा है तो बाकियों की भी वो सुनता है, उनके सजेशंस लेता है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उन्हें सुनता है, उनसे भी डिसीजन मेकिंग करा लेता है, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। वो कल्चर क्या होता है, पार्टिसिपेटेड कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसा कल्चर फॉलो कर सकती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो अथॉरिटेरियन के साथ जाना चाहते हैं या पार्टिसिपेटिव के साथ जाना चाहते हैं। देन डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर, ऐसा कल्चर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 1000 हैं हमारे एम्प्लॉयज़, तो अगर 900 एम्प्लॉय एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, डोमिनेंट कल्चर। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन कल्चर तो वो है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जिसे मेजॉरिटी ऑफ हमारे एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं जिस कल्चर को, वो हमारा होता है डोमिनेंट कल्चर। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल कि हमारा जो डिपार्टमेंट थे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और R&D, तो हमारे जो एक इसमें सारे मिला के 1000 एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से 900 एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो तो हमारा हो गया डोमिनेंट कल्चर। बट जो 100 लोग हैं वो क्या है, मार्केटिंग से रिलेट करते हैं, वो बिकॉज उन्हें डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करना होता है, उन्हें कस्टमर्स को एनकरेज करना होता है सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए। सो उस टाइम पे उन्हें कुछ और चीज़ों को भी फॉलो करना होता है, उनके लॉज या उनके रूल्स थोड़े बदल जाते हैं। तो एक सब कल्चर क्या है, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एक पार्ट में फॉलो किया जाता है, वो हमारा सब कल्चर होता है। और जिसे मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं वो हमारा डोमिनेंट कल्चर होता है। सो अभी तक कैसे कल्चर देखे हमने, ऑथोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव, डोमिनेंट एंड सब कल्चर। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होगा, ऐसा कल्चर जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि जो हम फॉलो कर रहे हैं तो उससे हमारी अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे, रिटेन रह रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है, अब्सेंटिज्म कम हो रही है। तो जो कल्चर हमें बेस्ट या गुड रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है। वीक कल्चर का मतलब क्या होता है, जिस कल्चर की वजह से अभी उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे फुल फॉलो कर रही है। डोमिनेंट जो कल्चर होता है ना, वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सब उसे फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फेवरेबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है और लगभग सब उसे फॉलो करते हैं। वीक कल्चर क्या है, उससे हमें उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाते, मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं बट थोड़ा वीक है वो, बिकॉज उसकी वजह उसके अंदर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से सब कल्चर हैं और सब कल्चर की वजह से वो सब अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। बहुत ज़्यादा सब कल्चर होने की वजह से जब हमारे रिजल्ट अप्रोप्रिएट लेवल तक नहीं आते तो हमारा कल्चर क्या बन जाता है, वीक कल्चर। और अनहेल्दी कल्चर तो नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उससे रिजल्ट ही क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा कल्चर जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, अब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, क्वालिटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सो जो नेगेटिव रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या होता है, अनहेल्दी कल्चर। और हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी अनहेल्दी कल्चर ना हो, और अगर है तो उसे तभी की तभी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले था ऑथोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर, डोमिनेंट एंड सब कल्चर, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर।
वेयर डज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कम फ्रॉम, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता कैसे है, यानी कि वो अपनी वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीफ, नॉर्म्स, ये कैसे डिसाइड करती हैं, कहाँ से आते हैं, यही तो उन्हें उनके कल्चर को बताती है कि वो इस तरीके से काम करेंगे। ये चीज़ें आती कहाँ हैं उनके पास, तो कहाँ से आ सकता है, क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है, उनके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत इंपैक्ट डाला और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ बिलीफ्स बना लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडर, यानी कि जो लीडर की वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, बिलीफ है, नॉर्म्स है, बिकॉज लीडर आपका क्या होता है, जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, सो उस लीडर ने जो बता दिया वही आप फॉलो कर रहे हो। तो लीडर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिटरमाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर आपने टोल स्ट्रक्चर रखा है, पहले 2 हैं, उसके नीचे और 2 हैं, देन उनके नीचे और वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी टोल आपने स्ट्रक्चर रखा है, हायरार्की आपने डिफाइन कर रखी है कि यही इसको बात कर सकता है। अगर इसको इसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो डायरेक्टली नहीं होगी, पहले इनके पास जाएंगे, देन इनके ऐसे फ्लो में आएगी। तो आपके कल्चर पे भी डिफाइन करता है कि कैसे बिलीफ है, कैसा एटीट्यूड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से भी आपका क्या, स्ट्रक्चर से भी आपका कल्चर डिटरमाइन होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या एथिक्स हैं, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ को सही मानते हो करना, किसे गलत मानते हो, क्या चीज़ आपके अकॉर्डिंग गुड है और क्या चीज़ आपके अकॉर्डिंग बैड है, उसके बेस पे भी आपका क्या होता है, कल्चर डिसाइड होता है। ऑब्वियसली, बिकॉज कल्चर के अंदर हम काम ही तो करते हैं, और काम हम कैसे करते हैं, जो हमें बता दिया जाता है कि ये करना है, तो जो चीज़ हमें सही लगती है हम वही करते हैं। तो एथिक्स के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होता है कि कल्चर क्या होगा, या हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जो एथिक्स को बहुत मानते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, परफॉर्मेंस को बहुत फोकस करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं। उसी के बेस पे हमारा क्या होता है, कल्चर बनता है। बिकॉज कल्चर के अंदर काम कौन कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ ही तो कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ से ही मिलके उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका क्या मानना है, उसके बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफाइन होता है। तो हमारा कल्चर यानी कि वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, एटीट्यूड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट से आ सकते हैं, लीडर से आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकता है, एथिक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन कर सकती हैं। नाउ कल्चर आर्टिफैक्ट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आया है तो आप उसे कैसे बताओगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, कैसे एक्सप्रेस करोगे, आर्टिफैक्ट यानी कि कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे सिंबलाइज करोगे आपके कल्चर को। तो उसके लिए डिफरेंट मेजर्स होते हैं, आप स्टोरीज़ के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो। यानी कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं आप उसने स्टोरी बताओगे, और स्टोरी के थ्रू आप उन्हें डिटरमाइन कर दोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा होता है, ये वैल्यूज़, ये नॉर्म्स, ये एटीट्यूड फॉलो किए जाते हैं। स्टोरी आप CEO के रिगार्डिंग बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि जैसे एक एम्प्लॉय था, उसने फ्रॉड किया, उसे निकाल दिया गया, तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जस्टिस का कल्चर फॉलो होता है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे पनिश किया जाता है। आप कैसे कंपनी डील करती है, क्राइसिस के साथ कैसे डील करती है, उस इन सब स्टोरी से रिलेटेड आप क्या बताते हो, अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है। या फिर रिचुअल से बता सकते हो। रिचुअल क्या है, आपके जो डेली ऑपरेशंस हैं। अब आप डेली ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया, 2-3 दिन उसने काम किया, तो वो 2-3 दिन अगर उसे डेली काम करता हुआ वो देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स को देख रहा है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। सो रिचुअल यानी कि उनकी ऑपरेशनल वर्किंग, डेली वर्किंग से समझ जाना कि कल्चर क्या है। सेरेमनी यानी कि आप एक सेरेमनी रखते हो, एक अलग से प्रोग्राम रखते हो, जिसके अंदर आप कैसे रिवॉर्ड कैसे प्रोवाइड करते हो, कैसे रिकॉग्निशन करते हो जिन एम्प्लॉयज़ ने अच्छा किया है, किसे प्रमोट कर रहे हो। इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपनी सेरेमनी करके डिफाइन कर सकते हो कि आपका कल्चर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्टली उन्हें एक फाइल पकड़ा दी, एक प्रोस्पेक्टस पकड़ा दिया जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, जिसके अंदर सब लिखा हुआ है कि क्या पॉलिसी हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स फॉलो करनी है। तो आप एक स्टेटमेंट के थ्रू यानी कि एक लिखित में, रिटर्न में जो होती है, या फिर ओरली किसी स्टेटमेंट के थ्रू, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आप डिटरमाइन कर रहे हो, डिफाइन, एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने कल्चर को आर्टिकुलेट कर रहे हो। एंड हमारा लास्ट क्या है कि आप अपने स्ट्रक्चर या सिंबल के थ्रू भी कर सकते हो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसका स्ट्रक्चर ही आपने बिल्कुल ट्रेडिशनली मेंटेन किया है, यानी कि वो बिल्कुल पहले जैसे होते थे ना, वैसी दिखने में वैसी है, उसका इंटीरियर वैसा है, तो उससे वो कल्चर सिंबलाइज होगा कि ये कैसा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ जो भी काम होता होगा वो ट्रेडिशनल वे से होता होगा। सिंपली जो आपके ट्रेडिशनल सिंबल, अगर कोई ऐसी है जो हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिखने में ही लग रही है कि हर जगह उसमें जाना है तो टेक्नोलॉजी वर्क हो रही है, तो वो आपके मॉडर्न कल्चर को शो करते हैं। सो आपका कैसा स्ट्रक्चर है उससे भी आप अपने कल्चर को शो कर सकते हो। तो कल्चर को कैसे शो कर सकते हैं, स्टोरी बता के, रिचुअल्स से, सेरेमनी से, स्टेटमेंट से, या फिर स्ट्रक्चर से।
नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनिंग कल्चर, बिकॉज कल्चर ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज एक कल्चर बनाया कल फिर से एक कल्चर बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक बार ही ऑर्गेनाइजेशन ने कल्चर बना दिया, बिकॉज ये टाइम टेकिंग टास्क होता है, बिल्कुल टाइम लगा के आपको कल्चर बनाना होता है, तो आप उसे ऐसा बनाते हो जो सस्टेन कर सके, यानी कि रिमेन रहे कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, तो वही कल्चर रहे, बाद में आप चेंज करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सस्टेन रहे तो आपको क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए? ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो जो उस कल्चर को बेस्ट फिट करते हो। आपके कल्चर जैसे ही एम्प्लॉयज़ लेके आओ, बिकॉज अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ आ गए जो उनसे बिल्कुल अपोजिट हैं तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और आपको या तो कल्चर चेंज करना पड़ेगा या फिर एम्प्लॉयज़। तो बार बार आप एम्प्लॉयज़ तो चेंज कर नहीं पाओगे, तो आपको कल्चर में ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मेंटेन अ स्टेबल वर्कफोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 एम्प्लॉयज़ आप लेके आए जो आपके कल्चर को बेस्ट फिट करते हैं, तो ट्राई करो वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, बिकॉज नए लेके आओगे तो फिर से देखना पड़ेगा कल्चर को, नए लेके आओगे तो फिर से देखना पड़ेगा। अगर यही मेंटेन रहेंगे तो कल्चर भी मेंटेन रहेगा। मैनेजिंग द कल्चरल नेटवर्क, जो आपका कल्चर का नेटवर्क है कि कैसे कम्युनिकेशन होती है, कैसे पॉलिसीज हैं, उनको मैनेज रखो, सही रखो, उन्हें सस्टेन करो। यानी कि कल्चर के अंदर जो भी चीज़ें अगर उन्हें सही मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली कल्चर सस्टेन रहेगा। कल्चरली कंसिस्टेंट रिवॉर्ड, कल्चर से रिलेटेड रिवॉर्डिंग करते रहनी चाहिए कि जो कल्चर को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग आप रिवॉर्ड दो, ताकि एम्प्लॉयज़ एनकरेज हो, मोटिवेट हो सेम कल्चर को फॉलो करने के लिए। एक्शंस ऑफ फाउंडर एंड लीडर, बिकॉज लीडर को सब फॉलो करते हैं। अगर एक लीडर अच्छा जो होता है वो सुपीरियर माना जाता है उसके फॉलोवर्स को। फॉलोवर्स क्या मानते हैं कि जो वो कर रहा है वो सही है, तो अगर लीडर फॉलो करेगा उसी में सस्टेन रहेगा कल्चर में, तो फॉलोवर्स अपने आप रहेंगे। तो लीडर को क्या करना चाहिए? अपने एक्शंस कल्चर के टुवर्ड पॉजिटिव रखने चाहिए। नाउ चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना चाहते हो तो आपकी 3 अप्रोच होती हैं: बिहेवियर अप्रोच, कंपीटिंग वैल्यू अप्रोच एंड डीप असम्पशन अप्रोच। सो सबसे पहले बिहेवियर अप्रोच। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना चाहते हो तो बिहेवियर अप्रोच क्या करती है? जो फोकस करती है सरफेस पे, यानी कि ऊपर ऊपर से, जो सबसे ऊपर जो देखती है, ज़्यादा डीप में नहीं जाती, वो हमारी बिहेवियर अप्रोच होती है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर की स्टडी करती है। एंड उसके बेस पे, यानी कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी किया, आप कल्चर को चेंज कब करोगे? चेंज आप तभी करते हो जब आपको लगता है कि हमें रिक्वायरमेंट है, हम अपनी डेफिशिएंसी में अपना फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो आप सोचते हो कि अभी हमें कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आप क्या सोचते हो? ऐसा नया कल्चर लेके आओ जो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट फिट हो। इसलिए आप एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की स्टडी करते हो और उसके बेस पे एम्प्लॉय कल्चर को चेंज करते हो जो उसके बिहेवियर को बेस्ट फिट होगा और जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। देन कंपीटिंग वैल्यू अप्रोच क्या है? सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच या फिर सबसे ज़्यादा अडोप्ट की जाने वाली अप्रोच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? दो कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं, यानी कि दो अपोजिट एंड होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब वही रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं, हम इस कल्चर से इस पे शिफ्ट हो सकते हैं, इंटरनल फोकस से एक्सटर्नल फोकस पे शिफ्ट हो सकते हैं। सो हमारा जो भी कल्चर हम करना चाहते हैं, अगर हम इंटरनल फोकस कर रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसे क्लैन बोलते हैं, डिसेक्शन है और एक्सटर्नल फोकस है तो उसे हम बोलते हैं एडहोक्रेसी। एंड अगर हम एक्सटर्नल फोकस कर रहे हैं और कंट्रोल पे फोकस करते हैं देन मार्केट कल्चर। हायरार्की क्या होती है? जब स्टेबिलिटी और इंटरनल फोकस करते हैं, इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। सो इसके बेस पे आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो कि आपको कैसा, अगर कल्चर को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल आप इंटरनल फोकस पे हो और आपको एक्सटर्नल फोकस पे जाना है, तो आपको इसका मतलब इससे इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्लैन से आपको एडहोक्रेसी पे आना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ पे आप हो, अगर आप चाहते हो कि आप क्लैन से हायरार्की पे आओ तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के स्टेबिलिटी को अपनाना होगा। तो ये हमें डायग्राम क्या शो करता है कि जिस भी कल्चर पे आप हो और जिस पे आप जाना चाहते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो अपने कल्चर को चेंज करने के लिए। डीप असम्पशन अप्रोच क्या होती है? जैसे हमने बोला था बिहेवियर अप्रोच सरफेस पे होती है, डीप असम्पशन अप्रोच इन डेप्थ स्टडी करती है, डीपेस्ट लेवल पे स्टडी करती है, और जो हमारे मीन्स बिहेवियर के अंदर जो बेसिक रीज़न होता है ना कि हम कल्चर से डिससेटिस्फाइड क्यों हैं या फिर हम इस पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बिहेवियर को देख रही है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके बेस पे कल्चर को चेंज करना। ये क्या करती है? उस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है एक पर्सन के अंदर से, डीपली जाके ये स्टडी करती है कि ये बिहेवियर क्यों है, ऐसा बिहेवियर क्यों है, और उसके बेस पे जब हम कल्चर बनाते हैं वो हमारी होती है डीप असम्पशन अप्रोच। जब भी आप कल्चर को चेंज कर रहे हो तो ये गाइडलाइंस हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि आपका हमेशा एक क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए, यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रखा हो कि हमारा कैसा कल्चर हमें अब नया लेके आना है। टॉप लेवल की कमिटमेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप कैसे चेंज करोगे? तो कमिटमेंट होनी चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करो न्यू कल्चर के लिए, यानी कि जैसा आप नया कल्चर बना रहे हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दो। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो जो उस कल्चर के लिए बेस्ट हो, और लीगल सेंसिटिविटी यानी कि एथिकल कंडक्ट को बनाए रखो उस कल्चर के अंदर।
सो कल्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, बिकॉज कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे बता रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल टिप्स पे करके जाना। कल्चर से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, उसके लेवल्स का नाम आपको पता होना चाहिए, टाइप्स का नाम एंड मीनिंग पता होना चाहिए, कल्चर कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए, कल्चर को कैसे आर्टिफैक्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या है सस्टेन करने की, और चेंज करने के लिए 3 अप्रोच कौन सी हैं, तीनों अप्रोच का नाम आपको पता होना चाहिए। बिहेवियर अप्रोच, और अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया ना तो बहुत सिंपल होगा आपके लिए। जो सिर्फ जिसके स्टेटमेंट में सरफेस लेवल की बात होगी वो बिहेवियर, डीप लेवल की बात होगी वो डीप असम्पशन, और 2 कॉन्ट्राडिक्ट एंड की बात होगी वो कंपीटिंग वैल्यू अप्रोच होती है, और क्या गाइडलाइंस है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या होता है, ये काफ़ी रिलेट करता है कल्चर से। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि जो कल्चर है उस कल्चर के अंदर एम्प्लॉयज़ क्या फील करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बोलते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अलग नहीं है, वो कल्चर से ही रिलेट करता है कि जो वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीफ आपने बता दिए उनको जब एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है तो एक एम्प्लॉयज़ कैसा फील करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल का परसेप्शन है वर्क के एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कि वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, बिकॉज वो एक्चुअल में वहाँ परफॉर्म कर रहा है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी फीलिंग क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। उसे अच्छा भी लग सकता है वो और बुरा भी लग सकता है। अगर अच्छा लगता है तो वो पॉजिटिव क्लाइमेट है, बुरा लगता है तो वो नेगेटिव क्लाइमेट है। जब भी आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जाते हो तो आप अपने फ्रेंड से जो वहाँ पहले काम कर चुके हैं उनसे पूछते हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो आप पूछ रहे होते हो कि क्लाइमेट कैसा है, यानी कि वहाँ मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, मेरे लिए सही होगी या नहीं। सो वही क्लाइमेट आप एक इंडिविजुअल पर्सन से पूछ रहे हो। सो क्लाइमेट और कल्चर में यही डिफरेंस है कि कल्चर तो क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये बताई जाते हैं वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं जो फॉलो किए जाएंगे, और वहाँ उनको फॉलो करते टाइम कैसा फील होता है, कैसा एक्सपीरियंस आता है, वो हमारा क्लाइमेट है जो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। और कल्चर क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहेगा। जैसे हमने बोला ना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहेगा, बट हमारा क्लाइमेट क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। एक इंडिविजुअल को वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग सकती है, दूसरे को ना लगे, तीसरे को बहुत ज़्यादा लगे, चौथे को बहुत ज़्यादा खराब लगे। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के खुद की परसेप्शन के ऊपर, खुद के टेस्ट के ऊपर कि उसे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी, उसके इंटरेस्ट के ऊपर। सो जो हमारा क्लाइमेट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसीलिए वो उसका परसेप्शन है कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, जो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड क्विक पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस एम्प्लॉय की कैसी रिलेशन रही, उसमें वो काम करते टाइम वहाँ कैसा फील कर रहा था, उसके बारे में जब वो ग्लांस प्रोवाइड करता है, पिक्चर, एक क्विक पिक्चर प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सो क्लाइमेट के बारे में आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि क्लाइमेट कल्चर के अंदर ही आता है। जब कल्चर को हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो हम क्या फील करते हैं, वो हमारा क्लाइमेट होता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट कर सकता है, क्योंकि कुछ अच्छा फील कर सकते हैं, कुछ बुरा भी फील कर सकते हैं। क्लाइमेट कितने टाइप का हो सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, रूल ओरिएंटेड एंड इनोवेशन ओरिएंटेड। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करती है, प्रोसेस पे फोकस नहीं करती कि कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, कितनी मेहनत की थी, एफर्ट्स की थी, नहीं, एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे कुछ सोसाइटी होती है, फॉर एग्जांपल वो ये नहीं देखते कि हमने नेट जेआरएफ के लिए कितना टाइम किया था, कितना हार्डवर्क किया था, अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ ना तो सीधा ये कह देते पढ़ाई नहीं होगा। तो वो इसका मतलब क्या है, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो बाकी प्रोसेस को देखते ही नहीं, बाकी चीज़ों को देखते ही नहीं कि इस बार पेपर हार्ड था, क्या था, कुछ नहीं, आप सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हो। तो वो क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लाइमेट होता है। पीपल ओरिएंटेड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए, वो सही फील करते होने चाहिए, उनकी बिहेवियर, उनका मतलब सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो हैप्पी होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जो पीपल पे ज़्यादा फोकस करती है, एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, वो हमारी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पीपल ओरिएंटेड क्लाइमेट होता है। देन रूल ओरिएंटेड, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जो डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, रूल्स पे ज़्यादा फोकस करती है कि सब रूल्स के अंदर रहें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रूल ओरिएंटेड क्लाइमेट के अंदर आती है। और इनोवेशन ओरिएंटेड क्लाइमेट कौन सा होता है, एक ऐसा क्लाइमेट जिसके अंदर सब न्यू चीज़ों पर फोकस करते हैं, यानी कि नए से नए आइडिया लेके आओ, क्रिएटिविटी लेके आओ, न्यू चीज़ को लेके आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, वो हमारी क्या होती है, इनोवेशन ओरिएंटेड। जैसे मैंने अब एग्जांपल में बोला था ना कि अगर आप अपने किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहता है भाई कैसी क्या है, बस ये देखती है कि आपने अपने, अगर आप सेल्स में गए, कि क्या आपने अपने जो टारगेट था उसे अचीव किया या नहीं, बाकी ये नहीं देखती आपने कितने कॉल्स किए, कितने एफर्ट्स किए, कितने को आपने कन्विंस करने की कोशिश की। तो आप सोचते हो भाई उनका क्लाइमेट तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वो ये क्या है, आप डिसाइड कर रहे हो, ये डिफरेंट तरीके के क्लाइमेट हो सकते हैं।
नाउ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ डिफरेंट होते हैं, अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, अलग अलग नॉलेज के होते हैं, अलग एज के होते हैं, अलग जेंडर के होते हैं, यानी कि उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी किस किस डायमेंशन में हो सकती है? उनकी एज डिफरेंट है, यानी कि यंग भी हैं, ओल्ड एज वाले भी हैं, जेंडर फीमेल मेल सब हैं। एजुकेशन एक बहुत यंग है, यानी कि उसने जस्ट अभी मास्टर्स कंप्लीट किया, एक पीएचडी वाला, सब लगे हुए हैं। सो एजुकेशन में, कल्चर में, इंडियन कल्चर से है, वेस्टर्न कल्चर से है, साउथ से है, नॉर्थ से है, या फिर उसके जो भी उसकी साइकोलॉजी है उसके बेस पे भी आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि उनकी मेंटल, उनकी स्किल्स कितनी है, एबिलिटीज़ कितनी है। हर तरीके के एम्प्लॉयज़ जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स है। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग एज के लोग हैं तो उससे आपकी एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानना चाहते हैं, तो उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। देन अगर आप ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ आपके साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, वेस्ट से भी हैं, तो आप मार्केट भी साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सबका कवर कर सकते हो, बिकॉज उनके साथ डील करने के लिए, वैसे कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक और कस्टमाइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में डील करेंगे, तो आपका मार्केट बड़ा हो जाएगा। आप अच्छी डिसीजन मेकिंग करोगे, बिकॉज ज़्यादा स्किल्स होंगी, डाइवर्सिफाइड स्किल्स होंगी, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा स्किल्स होंगी, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन है। आपके कस्टमर को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकोगे, बिकॉज साउथ वाले को अगर साउथ वाला ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है तो आपके पास वहाँ की भी स्किल है। नॉर्थ वाले के लिए नॉर्थ वाले पर्सन्स हैं, तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे, सो दैट आप उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी बेटर हो जाएगी और उसकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। बट अगर डाइवर्सिटी होती है वर्कफोर्स के अंदर तो क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर, बिकॉज अगर अलग अलग प्लेस से होंगे, एक इंडिया से, एक जापान से है, अगर ऐसे ऐसे हैं, या फिर एक नॉर्थ से है, साउथ से है, उन्हें हिंदी उनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो फिर क्या होगी? कम्युनिकेशन बैरियर होगा, आपस में आप बात ही नहीं कर पाओगे। शुरू में आपने ट्राई किया बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप सोचते हो क्यों ही टाइम वेस्ट करना। सो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। कम्युनिकेशन बैरियर होगा तो इसका मतलब आप अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे। जेंडर इक्वालिटी इशू, यानी कि अब अगर डाइवर्सिफाइड है, मैन भी हैं वुमेन भी हैं, बट परसेंटेज अगर कम होगी ना, तो जो कम माइनॉरिटी है ना, वो सोचेंगे हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो जेंडर के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन के इशू आ जाएंगे। जनरेशनल डिफरेंसेस, अब एक जो 20 साल का एम्प्लॉय है और एक जो 50 साल का एम्प्लॉयज़ है, दोनों की थिंकिंग तो सेम होगी नहीं, जनरेशन का तो डिफरेंस आएगा, दोनों की प्रेफरेंसेज अलग हैं, थिंकिंग अलग है, ओपिनियन अलग है, तो उसकी वजह से इशू क्रिएट हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट बिलीफ, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ के लोग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचे ही ना, सब ऐसे ही रहे, नहीं मेरे वाला ज़्यादा सही है, मेरे वाला ज़्यादा सही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रीच ही नहीं कर पाएंगे। एंड असिस्टेंस टू चेंज, सब क्या करेंगे? चेंज को असिस्ट करेंगे, उनको मनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउ टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, बिकॉज डाइवर्सिटी के चैलेंजेस हैं, बट डाइवर्सिटी हमें बहुत सी एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, बट एक लेवल तक रखनी चाहिए, और उस डाइवर्सिटी को अच्छे से अगर आप मैनेज करते हो तो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो। सो कैसे आप प्रमोट कर सकते हो डाइवर्सिटी को? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि अगर डाइवर्सिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप डाइवर्सिटी को लेके आओ, ताकि वो प्रॉब्लम अब आपके माइंड में ऑलरेडी है, तो जब आप डाइवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो कि जहाँ जहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो वो उस प्रॉब्लम को क्रिएट ही नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी आप स्ट्रैटेजी लेके आओ। देन पूरी टीम, यानी कि जब भी आप कोई डिसीजन कर रहे हो सबका पार्टिसिपेशन हो, और कोशिश करो कि वो एज अ होल टीम वर्क करें, यानी कि जितने भी डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोहेंसिवनेस हो, टीम वर्क क्रिएट करो, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, एक दूसरे की लैंग्वेज सिखाओ, एक दूसरे का कल्चर सिखाओ, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को कनेक्शन बिल्ड कर सके। कंसिडर पीपल एज इंडिविजुअल नॉट नंबर, हर एक पीपल को इंपॉर्टेंस दो, उनको नंबर की तरह ट्रीट मत करो, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डाइवर्सिटी बनी रहेगी। मेंटेन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, यानी कि अगर कन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो कल्चर से लोग हैं तो इसी का सपोर्ट कर रहे हो तो इसकी रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, नहीं, दोनों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन रखो, तभी आप डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज अगर कोई देखेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबको रिस्पेक्ट दी जाती है, तभी अलग अलग जगह से लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना पसंद करेंगे।
मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसका सिंपल मतलब यही है कि क्रॉस कल्चर इन द बिजनेस वर्ल्ड रेफर्स टू द कंपनीज एफर्ट्स टू एंश्योर दैट पीपल डू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। यानी कि उनके खुद के बैकग्राउंड से, आपके खुद के बैकग्राउंड से अलग जितने भी लोग आए हुए हैं आप उनसे ईजिली डील कर सकते हो। दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉस कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को अगर क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग दी है, यानी कि उन्होंने दूसरे कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी है, तो आप बाकी लोगों के साथ जो आपके कल्चर से नहीं है आप इंश्योर करते हो कि हमारे एम्प्लॉयज़ उनके साथ अच्छे से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। वही हमारा होता है क्रॉस कल्चर। इट इम्प्लाइज अ रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल, रीजनल और एथनिक डिफरेंसेस इन मैनर्स एंड मेथड टू डिजायर ब्रिज दैम। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो आइडेंटिफाई करती है कि नेशनल, रीजनल, एथनिक, हमारे और दूसरा कल्चर, दूसरे नेशन का कल्चर, हमारे रीजन के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबके कल्चर अलग हैं, जब वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है और अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करती है सो दैट वो उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सके, वो हमारा होता है क्रॉस कल्चर। Country or group of countries have different culture and subculture, and every culture and subculture have different beliefs and attitude. To perform their business in one country, we have to expand to। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी लेके जाए, अब वो दूसरी कंट्री में भी डील करे, तो उन्हें उनके कल्चर के बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। और वही हमारा क्या होता है क्रॉस कल्चर। यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ दूसरे जो नेशंस हैं, दूसरे जो रीजन्स हैं, उनके कल्चर के बारे में भी अवेयर हैं, वहाँ भी अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, उन्हें कल्चर और सब कल्चर की नॉलेज है। इसमें दो कॉमन प्रॉब्लम क्या आती हैं क्रॉस कल्चर में, एक तो एथनोसेंट्रिज्म, एक सेल्फ रेफरेंस। एथनोसेंट्रिज्म यानी कि एम्प्लॉय सोचते हैं हमारा ही कल्चर बेस्ट है, हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है, बाकियों का कल्चर अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। हम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर पाए लेकिन फिर भी वो दूसरे कल्चर को बेस्ट नहीं समझ रहे या फिर उन्हें डिग्रेडेड समझ रहे हैं। एंड सेल्फ रेफरेंस का मतलब क्या है, आप दूसरों के कल्चर को जज करने लग जाते हो कि हमारे में तो ऐसा नहीं होता, हमारा तो वैसा है, जब आप खुद के साथ कंपेयर करने लग जाते हो। सो ये दो चीज़ें क्रॉस कल्चर के अंदर प्रॉब्लम लेके आते हैं। बिकॉज अगर ये दो चीज़ें होंगी कि आप खुद के को बेस्ट समझ रहे हो या फिर अपने वाले से ही कंपेयर करते रहते हो, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे और क्रॉस कल्चरल एबिलिटी आपके अंदर नहीं आ पाएगी। सो इन दो प्रॉब्लम को डील करनी होती है। अब क्रॉस कल्चरल मॉडल में हमारा ये हमें पता होना चाहिए कि EPRG फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाता है। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है सिर्फ होम कंट्री के कल्चर को फॉलो करना, यानी कि जैसे इंडिया आपकी कंट्री है, यहाँ पे आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिर्फ इंडिया के कल्चर को फॉलो करोगे। पॉलीसेंट्रिक यानी कि इंडिया से अब आप अमेरिका में जा रहे हो, USA में जा रहे हो, तो वहाँ के कल्चर को फॉलो करोगे, यानी कि जिस कंट्री में जा रहे हो उसे आप इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके कल्चर को फॉलो करोगे, वो पॉलीसेंट्रिक। रीजनोसेंट्रिक यानी कि जिस रीजन में आप गए उसी रीजन के उसको फॉलो करने लगे, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, उसी के कल्चर को फॉलो कर दिया सो दैट आप बेस्ट उन्हें प्रोवाइड कर सको, वो रीजनोसेंट्रिक। एंड जियोसेंट्रिक यानी कि ग्लोबल कंज्यूमर्स को टारगेट करना, एक ऐसा कल्चर लेके आना जिसे सब फॉलो कर सके, हर तरीके के, हर जगह के कल्चर को मायना देना, इंपॉर्टेंस देना, वो हमारा क्या होता है जियोसेंट्रिक। सो ये हम कल्चर के अंदर फॉलो करते हैं। EPRG फ्रेमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। EPRG की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा होता है जो होम कल्चर पे फोकस करता है, ऐसा कौन सा होता है जो अकेले होस्ट पे फोकस करता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।